बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न। कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसकी आउटलाइन क्या, हम इस पीपीटी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये इन टॉपिक्स की लिस्ट है। कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट ईच मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड हार्ट से पंप किया जाता है बाहर एओर्टा के अंदर, उसको क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। Venous return, it is quantity of blood flowing from the veins into the right atrium each minute। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वीनस रिटर्न। 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर जाता है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है 1 मिनट के अंदर, वो क्या चीज़ है? कार्डियक आउटपुट। और 1 मिनट में वीनस रिटर्न सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आ रहा है उसको वीनस रिटर्न बोलते हैं। इसके बाद है जी कार्डियक आउटपुट का फार्मूला आप याद रख लें। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, अगर कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना है तो या तो हम स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें या हार्ट रेट को इंक्रीज कर दें या दोनों को इंक्रीज कर दें, तो उससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको डिक्रीज करना है तो या स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें या हार्ट रेट को डिक्रीज कर दें। कार्डियक आउटपुट का दूसरा फार्मूला क्या है जी? आर्टीरियल प्रेशर, जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर है उसको मेजर करना है, उसको डिवाइड करना है बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो ब्लड को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, उसके साथ आर्टेरियल प्रेशर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। ये दोनों फार्मूले किसके हैं? कार्डियक आउटपुट के। टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज बोथ। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए या तो स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें या हार्ट रेट को इंक्रीज कर दें या दोनों को इंक्रीज कर दें। एंड रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी। कार्डियक आउटपुट is the quantity of blood pumped into the aorta each minute by the heart। वही सेम चीज़ है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। कार्डियक आउटपुट इज कंट्रोल टू मेंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लो टू द टिश्यूज एंड टू prevent undue stress on the heart। ये किस तरह कंट्रोल की जाती है कि जितनी टिश्यूज़ को ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी तो उस वक्त कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर कम ब्लड की ज़रूरत होगी तो उसी हिसाब से कार्डियक आउटपुट भी कम होगी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। लेवल ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगी। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो उसके लिए कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है और उस जगह पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी तो फिर हार्ट को ज़्यादा ब्लड को पंप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में जो हमारे मस्कुलर लेवल पे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, हमारे मसल्स एक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और हमारी कार्डियक आउटपुट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एज, एज पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो वेसल्स हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी यानी कि वेसल्स के अंदर जो होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इलास्टिसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो हार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता कार्डिक आउटपुट क्या होगी?
डिक्लाइन होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है एज के साथ। साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करती है। जितना बॉडी का साइज ज़्यादा होगा उतनी कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हार्ट को उस पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए फिर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कार्डिक आउटपुट वैल्यू क्या है जी? इन मैन रेस्टिंग कार्डिक आउटपुट इज 5.6 लीटर पर मिनट, यानी कि एट रेस्ट जो एक नॉर्मल अडल्ट मैन के अंदर क्या होता है कि 5.6 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होगी, यानी कि 1 मिनट के अंदर 5.6 लीटर ब्लड को पंप करेगा हार्ट। ठीक है, इसी तरह वुमेन के अंदर जो अडल्ट वुमेन होगी, ठीक है, रेस्टिंग कार्डिक एट रेस्ट यानी कि रेस्ट की हालत में कार्डिक आउटपुट इज 4.9 लीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 4.9 लीटर ब्लड को पंप करेगा हार्ट। ठीक है। कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक इंडेक्स क्या चीज़ है? कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि अब कार्डिक इंडेक्स क्या चीज़ है? ये अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया, अगर हम कार्डिक आउटपुट की बात करें तो उसे कार्डिक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स में क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट को अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया मेजर किया जा रहा है। ठीक है, वैल्यू क्या है जी? कार्डिक इंडेक्स फॉर अडल्ट इज 3 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना? 3 लीटर ब्लड को पंप किया जाता है, जनरली प्रोपोर्शनली टू द बॉडी सरफेस एरिया। यानी कि इसके लिए आपने कार्डिक इंडेक्स के लिए याद रखना है कि किसके प्रोपोर्शनल वर्क कर रहा है? बॉडी सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन। जितना बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हार्ट को सारे टिश्यूज़ को ब्लड पंप करने के लिए फिर उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। उसी लिहाज से फिर क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ एज, कार्डियक इंडेक्स वेरीज विद एज, पीकिंग एट अराउंड 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल की एज में सबसे ज़्यादा होगा। एट 10 ईयर्स ऑफ एज 4 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 10 साल की उम्र में कितना होता है? 4 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। एट द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज 2.4 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कार्डियक इंडेक्स कम होता जाएगा। रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे इलास्टिसिटी कम होती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्लाइन होगी। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या चीज़ है? व्हाट गोज इनटू द हार्ट कम्स आउट, यानी कि जो कुछ अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। ये नहीं है कि हार्ट खुद से ब्लड प्रोड्यूस करे। इंक्रीज हार्ट वॉल्यूम स्ट्रेचेस मसल एंड काजेज स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, जैसे अगर ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा उससे क्या होगा? हार्ट की वाल्व ज़्यादा स्ट्रेच होंगी, क्यों? ठीक है, जब ज़्यादा स्ट्रेच होंगी तो वो मसल्स उतना ही स्ट्रांगली उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अगले चैम्बर में भेजेंगे या अगले चैम्बर से आगे वेसल्स में पंप करेंगे। ठीक है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट। इसी को क्या नाम देते हैं? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, स्ट्रेच इंक्रीजेज हार्ट रेट एज वेल, और उसके अलावा क्या है कि स्ट्रेच की वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में क्या चीज़ याद रखना है कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी ही मसल्स के ऊपर स्ट्रेच भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जितनी स्ट्रेच इंक्रीज होगी उतनी ही फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। इंक्रीज इन हार्ट रेट, रीजंस क्या है हार्ट रेट को इंक्रीज होने में? डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द साइनोएट्रियल नोड, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा? साइनोएट्रियल नोड पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा। उसके अलावा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स थ्रू द ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के थ्रू हार्ट रेट इंक्रीज होगा। डिपेंड्स ऑन द वीनस रिटर्न विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फ्लो टू द टिश्यू। अगर टिश्यूज़ को ब्लड का फ्लो रेट इंक्रीज हो जाए तो उसी लिहाज से वीनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। हार्ट की वॉल्स स्ट्रेच होंगी, जब ज़्यादा स्ट्रेच होंगी तो ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और दूसरी बात जो हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में पढ़ी है कि
ज़्यादा स्ट्रेच की वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। रेट ऑफ फ्लो टू द टिश्यू डिपेंड्स ऑन द टिश्यू नीड्स, और जो टिश्यूज़ में रेट ऑफ फ्लो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू नीड्स, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है तो उस जगह पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर एक्सरसाइज हो रही है तो मसल्स के अंदर ब्लड भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इन कंडीशंस में क्या होगा कि वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो वीनस रिटर्न भी ज़्यादा होगा, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट वॉल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच करेंगी और ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इसके अलावा हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट रेगुलेशन सम ऑफ ब्लड फ्लो रेगुलेशन इन ऑल लोकल टिश्यूज ऑफ द ब्लड, वही सेम चीज़ है कि कार्डिक आउटपुट रेगुलेशन किस तरह उसको रेगुलेट किया जाता है कि जितने टिश्यूज जितने हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, लोकल टिश्यूज हैं जिनको हार्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उनकी जितनी नीड है, उनकी जितनी डिमांड है, उन सब को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास उसी लिहाज से हमारा जो हार्ट है उस कार्डिक आउटपुट को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। देखें कि इस साइड पे क्या है, वर्क आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज किलोग्राम मीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद है कार्डिक आउटपुट लीटर पर मिनट। जैसे जैसे वर्कआउट इंक्रीज करेंगे कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है। देखें इस तरफ को जैसे जैसे जा रही है, साथ में जो कर्व है वो ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे वर्कआउट इंक्रीज होगा कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगी। कार्डिक हेलो, कोई क्वेश्चन है? No, sir. Cardiac functional curve. Normal human heart can pump 2.5 times the normal venous return without any stimulation before the heart becomes the limiting factor in the control of cardiac output. यानी कि जो हमारा ब्लड है, जो नॉर्मल वीनस रिटर्न है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके 2.5 टाइम्स ज़्यादा यानी कि कार्डिक आउटपुट दे सकता है। यानी कि जिस वक्त हमारी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होगी, नॉर्मली जितना पंप कर रहा है उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि नॉर्मली अगर 3 लीटर पंप कर रहा है तो 3 लीटर को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इतना, यानी कि नॉर्मल अगर ज़रूरत पड़ने पे इतना हमारा जो हार्ट है वो पंप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगी, स्टिमुलेशंस आ जाएंगी हमारे नर्वस सिस्टम के तरफ से, अगर यानी कि उससे ज़्यादा कार्डिक आउटपुट चाहिए होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा फिर इसको स्टिमुलेट करेंगे तो फिर हार्ट फेल होने का खतरा होता है। फैक्टर्स दैट कॉज अ हाइपर इफेक्टिव हार्ट, नर्वस एक्साइटेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन, ठीक है। हाइपर इफेक्टिव हार्ट के हार्ट ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हार्ट को ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने पे इफेक्ट करते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। नर्वस एक्साइटेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन। आपको पता है कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा उससे क्या होगा, हार्ट एक्साइट होगा, ठीक है। हार्ट की एक्साइटेशन में क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, कैसे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या करना होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों को इंक्रीज करना है। उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके उल्ट काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जो कि फाइट और फ्लाइट में एक्टिवेट होता है, और फाइट और फ्लाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस वक्त कोई खौफ वाला, कोई भागने वाला काम कर रहे, कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से खौफ तारी हो जाए या कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, उससे क्या होगा, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन है, ठीक है, रेस्ट और डाइजेस्ट में क्या होगा, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। हार्ट रेट कम होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है। और हमारा हार्ट भी उसी तरह एडजस्ट करेगा। तो नर्व यानी कि हाइपर इफेक्टिव हार्ट किस वक्त होगा, या तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाए या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो जाए। यानी कि
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा, फिर भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो डोमिनेंट होगा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया फिर भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही डोमिनेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज्ड पंपिंग इफेक्टिवनेस caused by hypertrophy of the cardiac muscles। उसके अलावा हाइपर इफेक्टिव हार्ट किस तरह हो सकता है, यानी कि हार्ट की जो पंप करने की इफेक्टिविटी है वो किस तरह इंक्रीज हो सकती है जब हार्ट के जो मसल्स हैं वो यानी कि हाइपरट्रोफाइड हो जाए, यानी कि हार्ट के मसल्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इंक्रीज पंपिंग इफेक्टिवनेस caused by hypertrophy of the cardiac muscles। जो कार्डियक मसल्स हैं अगर उनकी हाइपरट्रोफी हो जाए, ठीक है, किस सूरत में होती है, प्रलोंग अगर किसी बंदे को कोई सालों साल से हाइपरटेंशन का मसला चल रहा है, ठीक है, और उसने हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया तो हमारे हार्ट को ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, तो स्लोली हमारा हार्ट मॉडिफाई करता है। किस तरह मॉडिफाई करेगा, अपने जो पंप करने की एबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। तो पंप करने की एबिलिटी किस तरह इंक्रीज होगी कि अपने जो मसल है उसका साइज इंक्रीज कर लेगा, क्योंकि जिस तरह हम जिम में जाते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे मसल्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब हार्ट को ज्यादा फोर्स के साथ पंप करना पड़ रहा है फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, तो उसमें क्या होगा, हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। इसमें जो बात हाइपर इफेक्टिव में याद रखने वाली है, बट नॉट टू द पॉइंट ऑफ डैमेजिंग द हार्ट, ठीक है, ये सिर्फ उस टाइम तक है जब तक कि ये हाइपरट्रोफी हार्ट को डैमेज ना करे, ठीक है, क्योंकि जो हाइपरट्रोफी है ये नॉर्मल नहीं है, ये हार्ट के लिए नुकसानदेह ही है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हार्ट जो हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस है उसको नलिफाई करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं कि उसको कैंसिल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट वाल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाइपरट्रोफाइड हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर जो जब हार्ट की अपनी जो ब्लड सप्लाई है उसमें किसी वजह से भी थोड़ा बहुत कमी आएगी तो हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डेथ का खतरा होता है, ठीक है। फैक्टर्स दैट कॉज अ हाइपो इफेक्टिव हार्ट, वो था हाइपर इफेक्टिव। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो इफेक्टिव यानी कि हार्ट की जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट मस्ट पंप, वही हाइपरटेंशन की बात हो रही है। अगर जो आर्टीरियल प्रेशर है वो बढ़ जाए या आर्टरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो ज्यादा रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट हार्ट को फिर ब्लड को पंप करना पड़ेगा, ठीक है। जब ज्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा तो उसकी वजह से हार्ट की जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ द नर्वस एक्साइटेशन, स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी हार्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या करना होता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना होता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना होता है। उसके बाद है पैथोलॉजिकल फैक्टर्स काजिंग एबनॉर्मल रिदम और रेट ऑफ द हार्ट बीट। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी, ठीक है ना, किसी हार्ट की कोई भी बीमारी जिसकी वजह से जो हार्ट की नॉर्मल रिदम है, ठीक है ना, जिस रिदम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, अगर उस रिदम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या रेट ऑफ हार्ट बीट यानी कि जो हार्ट बीट नॉर्मल चल रहा है, फॉर एग्जांपल 72 बीट्स पर मिनट चल रहा है, किसी भी बीमारी की वजह से अगर वो हार्ट रेट कम हो जाए, ठीक है ना, 50 पे आ जाए, 60 पे आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की जो पंप करने की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए या आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसके अलावा अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर दिया जाए, उसके अलावा अगर कोई पैथोलॉजी की वजह से रिदम में या हार्ट रेट में कमी आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, हार्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हाइपो इफेक्टिव हार्ट काज करती हैं, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगी तो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ब्लड जो इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जब इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी
तो उनकी जो पंपिंग एबिलिटी है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो इफेक्टिवली ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है वाल्वुलर हार्ट डिजीज। अगर जो हार्ट वॉल्व्स हैं, माइट्रल वाल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसके बाद पल्मोनरी वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है, अगर इन वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से जो पंप करने की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। अगर स्टीनोसिस है तो हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को बाहर पंप नहीं कर सकेगा। अगर रिगर्जिटेशन है, जो ऑलरेडी पंप किया हुआ ब्लड है वो वापस दोबारा हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हार्ट वाल्व्स की अगर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से भी इफेक्टिवनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज। जो पैदाइशी तौर पे जो कोई हार्ट की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि हाइपो इफेक्टिव हार्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की मसल लेयर है, ठीक है, मस्कुलर लेयर की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर सकेगा। हार्ट की मस्कुलर लेयर की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। ठीक है, जब मायोकार्डाइटिस होगा तो हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर सकेगा। उसके बाद है कार्डियक हाइपोक्सिया। जो कार्डियक मसल्स हैं उसको अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, एक तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, दूसरा कोई किसी और वजह से कार्डियक हाइपोक्सिया हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपो इफेक्टिव हार्ट होगा। ठीक है, हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर सकेगा। ये कुछ काजेज हैं हाइपो इफेक्टिव हार्ट की। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑन द कार्डियक आउटपुट। अगर वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो कार्डियक आउटपुट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर कार्डियक आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा। सडन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट 2.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स देन द नॉर्मल। अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट 2.5 से 3 टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं, जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है उससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपने जो एक मेन रूल है वो ये याद रखना है कि जब भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ज़्यादा स्ट्रेच की वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगी और हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। और आपको पता है कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द कार्डिक आउटपुट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का कार्डिक आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा। सिंपैथेटिक का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि फ्लाइट फाइट और फ्लाइट में ये एक्टिवेट होता है, और फाइट और फ्लाइट में आपको पता है कि क्या होता है कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हार्ट बीट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस द कार्डिक आउटपुट। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस द कार्डिक आउटपुट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, regulated by compensatory mechanisms in a few minutes। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हुआ है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो विद इन फ्यू मिनट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको दोबारा एक इक्विलिब्रियम पे लेके आएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक इनहिबिशन। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर दिया जाए, ठीक है, स्टिमुलेट किया जाए तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, अगर इनहिबिट किया जाए तो कार्डिक आउटपुट ऑफ कोर्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर फॉल्स टू 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, जो सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो किस जगह तक आ जाएगा, 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आ जाएगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ हार्ट डिक्रीज टू 80% ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मली जितना हार्ट पंप कर रहा था उसकी इफेक्टिवनेस कम होकर 80% तक आ जाएगी। ठीक है, तो इनहिबिशन की वजह से क्या हुआ है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिशन की वजह से क्या हुआ है कि फिलिंग प्रेशर कम हो गया है, फिलिंग प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
फीलिंग प्रेशर कैसे डिक्रीज हो जाएगा, वीनस जो वीनस वेन्स के ऊपर टोन है वो कम होगी, वेन्स की टोन जब कम होगी तो वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो फीलिंग प्रेशर कम होगा, फीलिंग प्रेशर कम होगा तो जो हार्ट की वॉल्स के ऊपर जो स्ट्रेच है वो कम होगी, जब स्ट्रेच कम होगी तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट कम होगी, ठीक है। इनहिबिशन का आप लोगों ने याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, अगर इनहिबिट हो तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करता है। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट, हार्ट is capable of pumping 7 to 13 liters of blood per minute. Permissible of हार्ट पंपिंग इज इंक्रीज्ड बाय द थ्री फैक्टर्स। नॉर्मली कितना करता है, ऑलमोस्ट 5 to 7 लीटर्स पंप करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी कहाँ तक है, ऑलमोस्ट 13 लीटर्स तक वो पंप कर सकता है, ठीक है। किन कंडीशंस में ये जो पंपिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, हाइपरट्रोफाइड हार्ट, जब हार्ट मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाए, जब हार्ट मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाए। आपको मैंने बताया ये किस कंडीशन में होगा, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में, जब बंदे को सालों साल से हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, ठीक है, और वो उसकी मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं ले रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या हो सकता है, हाइपरट्रोफाइड हार्ट हो सकता है, ठीक है, जो हार्ट मसल्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद है हार्ट एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको पता है कि जो मसल्स की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब मसल्स की डिमांड इंक्रीज होगी तो ब्लड ज्यादा जो हार्ट है वो ज्यादा ब्लड पंप करेगा, उस सूरत में भी क्या होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रेट ऑफ कंट्रैक्शन दोनों इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। वीनस रिटर्न, इंक्रीज इन वीनस रिटर्न लीड्स टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, हेलो? यस सर। यस यस सर, आ रही है चलें आवाज। ठीक है, समझ भी आ रही है जो बोल रहा हूँ या कोई नहीं? आ रही है सर। आ रही है सर। चलें ठीक है जी। उसके बाद है लोकल टिश्यू मेटाबॉलिज्म। आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जिस जगह पे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा हो उस जगह पे डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज होगी तो हार्ट को ज्यादा ब्लड उस जगह पे पंप करना पड़ेगा, ज्यादा ब्लड किस कंडीशन में पहुंचेगा, जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो रही है ज्यादा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज के दौरान भी आपने क्या याद रखना है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। उसके अलावा वीनस रिटर्न किसी वजह से इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की बात करोगे उस वक्त की कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन की बात करें तो आपको पता है कि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वीनस रिटर्न फिर से ज्यादा हो रहा है, वीनस रिटर्न ज्यादा होने की वजह से भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। ये कुछ जनरल बातें हैं जो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी के बारे में भी क्वेश्चन आए तो ये वाला क्वेश्चन गलत करना फिर वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही जर्नल सी बात है कि इस बात को तो अगर किसी को समझाया जाए तो वो इजीली समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद है लोकल टिश्यू मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज टिश्यू मेटाबॉलिज्म लीड्स टू द इंक्रीज टिश्यू कंजप्शन, ठीक है। टिश्यू की में ऑक्सीजन की कंजप्शन भी ज्यादा होगी, जब ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीज कंजप्शन लीड्स टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। आर्टीरियोवीनस फिस्चुला, आर्टीरियोवीनस फिस्चुला क्या चीज है, ये शो किया गया है। डायरेक्ट ओपनिंग ऑफ आर्टरी इनटू द वेन इज कॉल्ड आर्टीरियोवीनस फिस्चुला, यानी कि आर्टरी डायरेक्टली वेन के अंदर अगर ओपन हो जाए तो उसको आर्टीरियोवीनस फिस्चुला बोलते हैं, ठीक है। जब भी आर्टीरियोवीनस फिस्चुला होगा तो इंक्रीज वीनस रिटर्न, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली वेन के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। उसके बाद है ब्लड वॉल्यूम। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू इंक्रीज वीनस रिटर्न एंड
increase cardiac output. Exercise increase sympathetic stimulation, increase cardiac output. उसके बाद है पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ लो कार्डिक आउटपुट। कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। अभी तक हमने बात की है कार्डिक आउटपुट ज्यादा किन किन वजह से होता है, अभी कार्डिक आउटपुट कम किन वजह से होगा, ठीक है। कौन कौन सी काजेज हैं? कार्डियक काजेज, हार्ट में से जो काजेज आ रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से जो काजेज हैं उनकी हम पहले बात करते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हार्ट में किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई हार्ट के मसल्स की, ठीक है। ब्लड सप्लाई या एथिरोमा की वजह से हो सकती है, ठीक है, किसी क्लॉट की वजह से हो सकती है, किसी थ्रम्बस की वजह से हो सकती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल किसी हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसकी स्टीनोसिस हो जाए, ठीक है, उसकी नैरोइंग हो जाए, ठीक है, उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से क्या हुआ है कि हार्ट के एक स्पेसिफिक पोर्शन की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, कम हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से उसके स्पेसिफिक पोर्शन की डेथ हो गई है, ठीक है। जब हार्ट के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली ज़्यादा देर तक और उसकी वजह से क्या हुआ है, उस पोर्शन की डेथ हो गई है। जब उस पोर्शन की डेथ हो गई है तो फिर जो हार्ट के वॉल हैं उसमें से कुछ एरिया डेड हो गया है, ठीक है। डेड होने की वजह से जो हार्ट की वॉल्स हैं वो उस फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ नॉर्मल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, उस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का कुछ पोर्शन डेड हो गया है, ठीक है, डेड पोर्शन एक्टिवली कंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या हुआ है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। उसके बाद है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का पहले भी आ चुका है जिक्र, अब दोबारा फिर आ गया है कि जो हार्ट के मस्कुलर लेयर है, ठीक है, अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो इन्फ्लेम्ड एरिया आपको पता है कि एक्टिवली काम नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी वजह से आपके हाथ पे चोट लग गई है, ठीक है, जब चोट लगती है तो उस जगह पे क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, या किसी वजह से आपके हाथ पे जो एक वुंड बन गया है, ठीक है, वुंड बन गया तो उस जगह पे इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, और आपको पता है इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, पेन होती है, ठीक है। मायोकार्डाइटिस में भी पेन होगी। इन्फ्लामेशन की वजह से जब आपके हाथ में पेन होगी तो आप जिस ताकत के साथ उस हाथ से पहले काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी वजन को उठाना है या कोई भी ऐसा काम है जो एक्टिवली आप एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, वो आप उस तरीके से नहीं कर सकोगे। इसी तरह मायोकार्डाइटिस में भी नॉर्मली जो हार्ट मसल्स काम कर सकते हैं, मायोकार्डाइटिस में उस तरह का प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है वाल्वुलर कार्डियक डिजीज। अगर जो हार्ट वॉल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, हार्ट वॉल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें क्या होगा, उस वजह से भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि माइट्रल वाल्व, उसके बाद है बाइकस्पिड जो वाल्व है उसे माइट्रल वाल्व बोलते हैं, उसके बाद ट्राइकस्पिड है, एओर्टिक वाल्व है, या दूसरा पल्मोनरी वाल्व है, इसमें स्टीनोसिस हो जाए या रिगर्जिटेशन हो जाए या माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है कार्डिक टेम्पोनार्ड। कार्डिक टेम्पोनार्ड क्या चीज़ है? आपको पता है कि जिस तरह लंग्स के इर्द गिर्द एक प्राइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा होती है और उसमें फ्लूइड होता है, इसी तरह हार्ट के इर्द गिर्द भी एक लेयर होती है जिसको प्राइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। उस इन दोनों लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड होता है नॉर्मल में, ठीक है, वो फ्लूइड बहुत कम होता है। किस काम के लिए होता है? ताकि जो हार्ट वॉल्स हैं वो आपस में उनमें फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए थोड़ा सा फ्लूइड होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें क्या होता है कि इन दोनों वॉल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से वो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। जब हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है तो हार्ट
पंप करने के लिए जिस वक्त ब्लड को रिसीव करने के लिए हार्ट वॉल्स को डायलेट करना होता है, तो बाहर से प्रेशर की वजह से, टेम्पोनेट की वजह से हार्ट वॉल सही तरह से डायलेट नहीं हो सकेंगी, ठीक है। डायलेट होके ब्लड को रिसीव नहीं कर सकेंगी। जब ब्लड को रिसीव नहीं कर सकेंगी तो ऑफ कोर्स हार्ट के अंदर ब्लड कम आएगा। जब ब्लड कम आएगा तो एक्टिवली उसको पंप करके बाहर जब निकालेंगे तो बाहर भी ब्लड कितना कम जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? कार्डियक काजेज की समझ आई है सबको या नहीं? आ गई है सर। उसके बाद है पेरिफेरल काजेज, जो हमारे वेसल्स की वजह से जो प्रॉब्लम होगी। मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। आप लोग काइंडली दोबारा ज्वाइन करें, उसके बाद हम ये पेरिफेरल काजेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके शाबाश, सर। आप दोबारा ज्वाइन करें। मैं मीटिंग दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।